मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं सबीन फारूक और आज मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, क्योंकि मोहम्मद शुएब जो हैं वो हमें कल ज्वाइन करेंगे। शुएब की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी बिकॉज़ वेदर जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होता है उसमें ज़ाहिर है हर किसी की तबीयत आजकल थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि आप रिचार्ज हों और फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आगे अपनी एनर्जी को कंटिन्यू करें। सो आज के शो में हम सब मिलकर शुएब को मिस तो करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोग्राम में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात भी होगी, जिसमें आज हम बात करेंगे ख़वातीन में का हक जो होता है विरासत में, उसके हवाले से कि किस तरह से अक्सर तो हमने देखा वैसे ख़वातीन खुद ही अपना राइट छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि कोई नहीं, चलो खैर है, भाइयों के लिए कुछ हो जाए, हमें राइट नहीं चाहिए, या ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि पूछा भी नहीं जा रहा होता। बट ऑब्वियसली हमारा दीन इस चीज़ के बारे में वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस देता है, रूल्स हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो लॉज हैं, उनके पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस हवाले से तो हम आगे चल के बात ज़रूर करेंगे, बट एट द सेम टाइम आज ज़रा ये बात भी करते हैं कि किस तरह से हमारी कौम जब भी कोई पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है, हमने देखा हमारी कौम आगे बढ़ती है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जब भी हमने कोई बुरा वक्त देखा है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, चाहे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हों, हमारे सेलिब्रिटीज़ हों। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही थी कि वीकेंड पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिस तरह से पेश आया, उसको सामने देखते हुए हमने देखा कि किस तरीके से ब्लड डोनेशन के लिए सोशल मीडिया पे कॉल दी जा रही थी, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे थे। एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने ये कहा कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको सिर्फ ब्लड की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सो कैसे हमारी कौम आगे बढ़ती है, और यकीन जाने वहाँ पर हमें नज़र आता है कि हम सब एक कौम हैं, हम सब के अंदर पाकिस्तानियत है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पाकिस्तानियत से बढ़ के हम सब के अंदर इंसानियत है। सो ये एक जज्बा होता है जो देख कर बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर कि जो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर पाता है वो इस बुरे वक्त में वो सब करता है। हमने जिस तरीके से देखा नागहानी आफात जिस तरह से हमारे मुल्क पे आती हैं, उस दौरान भी हमने हमेशा अपनी कौम को आगे बढ़ते चढ़ते ज़रूर देखा है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम ऑलरेडी थोड़ा सा एनालाइज करें सिचुएशन को, जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिस तरह हमने सैलाब के दौरान देखा लास्ट ईयर, जिस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई, वहाँ पर भी लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे। ये एक जज्बा है हमारी कौम का। बट एट द सेम टाइम लोग यही कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप लोग राब्ते में रहें, ताकि वही सामान, वही ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आगे पहुँचाई जाएँ जिनकी ज़रूरत है। तो हम पोस्ट भी कुछ इसी हवाले से देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ब्लड तो काफ़ी दिया जा रहा है, एट द सेम टाइम बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत है उन लोगों को वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ। सो उन तमाम लोगों की ज़ाहिर है हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ के वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। सो आई थिंक ये एक जज्बा है जो कि हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्लड जो है वो डोनेट किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे कितने हीरोज़ हैं जो हमेशा आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो आज एक हीरो से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़कर उन्होंने इस पूरे जो सिचुएशन है उसमें अपना किरदार अदा किया। हम आगे चल के बात करेंगे ज़रा टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को बदल रही है। अब तो मेरा ख्याल है ये डिस्कशंस बड़ी पुरानी भी हो गई हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी दुनिया को आगे लेके जा रही है। अब तो मैं कहती हूँ जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहा अब वो पीछे रह रहा है किसी तरीके से। तो आज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे, ज़रा बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या, एट द सेम टाइम किस तरीके से हम सब उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए कि जी आप सबकी मुलाकात करवाएंगे हमारे इन मेहमानों से। यह है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है।
नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करेंगे प्रोग्राम में ख़वातीन की विरासत में हुकूक़ के हवाले से। ज़ाहिर है हमारे आइन और कानून इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है कि किस तरीके से ख़वातीन को विरासत में हक़ दिया गया है। अब वो कितना हक़ है, और यकीन जाने मैं बहुत पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी देख लेती हूँ, मैं अपनी अगर फैमिली में भी देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें आइडिया ही नहीं होता। हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि उनका राइट भी है। पहली बात तो पूछा नहीं जाता, और अगर पूछ लिया जाए ख़वातीन बाज़-औक़ात खुद छोड़ देती हैं। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो, या मे बी उनको वो इतनी एम्पावर्ड ही ना हो कि उन्हें ये पता हो कि नहीं हमारा राइट है जो हमें लेना चाहिए। या बाज़-औक़ात हम ये देख लेते हैं कि जहेज़ दे दिया हमने तो लड़की को, हमने लड़की को पढ़ा लिया, बस ये उसके जो पैसे थे, जो इन्वेस्टमेंट थी, एक तरीके से वो पूरी होगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे होते हैं। तो आज ज़रा बात करेंगे कि हमारा आइन कानून क्या कहता है इस हवाले से, और अगर कोई किसी खातून को विरासत में हक़ नहीं देता, मना करता है, ज़बरदस्ती की जाती है, तो इस हवाले से क्या लॉज मौजूद हैं जिनके तहत सज़ाएं हो सकती हैं और कितनी सज़ाएं हो सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हैं राहील सिकंदर ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा हमारे कानून के लिहाज से बताइएगा कि कानून हमारा क्या कहता है ख़वातीन की विरासत में हक़ के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आर्टिकल 25 के तहत तमाम मर्द और औरत बराबर हैं। तमाम राइट्स जो कानून के ख़वातीन को हैं वही मर्दों को हैं, जो मर्द के पास हैं वही ख़वातीन के पास। इसके अलावा दूसरा एक आर्टिकल है जिसमें कहते हैं कि जायदाद हर बंदा रख सकता है, उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अब आते हैं बात इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस ये किसी को फैसिलिटेट करना नहीं है, ये उनका राइट है जो बिल्ट इन दिया है, जो इस्लाम ने सबसे पहले दिया है। उसके बाद हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद बाकी जो कवानीन हैं सारे वो उसको सपोर्ट करते हैं। ये सब एक ही पिच पे है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाई चॉइस नहीं है कि चॉइस कर लें एक बेटी को, एक बेटे को, एक औलाद को, एक किसी बरखुरदार को कोई एक अजीज़ उसको दे दें और दूसरे को डिप्राइव कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इस्लाम ने सूरह निसा, कुरान पाक हमारा जो सूरह निसा में तमाम हिस्से मुकर्रर कर दिए, और उन्हीं हिस्सों के मुताबिक अदालतें उनको इन्फोर्स कराती हैं, और तमाम औरतें उन्हीं हिस्सों से मतलब लेने का मुकम्मल हक़ रखती हैं। सही। अच्छा, ये जो फिर वालिदैन अक्सर नाराज़गी हो जाती है बच्चों से, तो कहते हैं हमने जी आग कर दिया है, हमने बिल्कुल दस्तबरदार कर दिया है, अब
कोई विरासत में हक नहीं रहा, ये राइट क्या पेरेंट्स के पास मौजूद होता है कि वो ऐसा कर सकते हैं एज पर लॉ? इस्लाम और कानून में आग की कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, ये एक वक्ती गुस्से के तहत इंसान औलाद को किसी को आग कर दे, अखबार में इश्तिहार दे दें, नोटिस दे दें, लीगल नोटिस दे दें कि मैं आग करता हूँ, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जिस वक्त वो शख्स या जिसकी वरासत खुलनी है वो फोत हो, उसी टाइम वो जिसको आग किया था ज़िंदगी में वो हिस्सेदार हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, ये कि एक तो वक्ती गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन अगर अखबार में इश्तिहार दे दिया या जो लीगल एक प्रोसेस होता है उसके तहत अगर माँ बाप आग करना चाहें वो कर सकते हैं, उनके पास ये राइट मौजूद नहीं, है? नहीं, नहीं है ये राइट। आग करने का कोई कंसेप्ट कानून में नहीं है, कहीं पे इस्लाम में भी नहीं है, ऐसी कोई बात। ओके, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ऐसा नहीं किया जा सकता हमारे। जी, एक सिर्फ पॉइंट है जिस पे आग तो नहीं कह सकेंगे उसको कि अगर वो कोई मुसलमान औलाद है और वो अपना दीन छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, अच्छा, उस सूरत में उसको कंडीशन से उसकी सिर्फ वो इस्लाम उसने छोड़ दिया, मुसलमान नहीं रहा या रही, तो उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये वाहिद एक चीज़ है, इसके अलावा और कोई चीज़ डिप्राइव नहीं कर सही। सकती। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स ये कहें कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका इतना हिस्सा रख दूं मैं अपनी ऑब्वियसली विल के लिहाज से, बेटी का इतना हिस्सा रख दूं? ऑब्वियसली हमारा दीन जिस तरीके से इजाज़त देता है वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बट क्या ये किया जा सकता है कि एक औलाद को ज़्यादा हिस्सा दे दिया जाए और एक औलाद को कम हिस्सा दे दिया जाए? ये भी क्या इसकी इजाज़त है, हमारा कानून देता है? बड़ी रेडिमेड बात आपने पूछी है। इसमें इस तरह होता है मैडम कि जो भी फोत होता है ज़िंदगी में वो अपनी 1/3 जायदाद की हद तक विल कर सकता है, और वो विल भी किसी रिश्तेदार के हक में नहीं होगी, किसी खूनी रिश्तेदार जिसे तल्लक है उसके साथ उसके फेवर में विल नहीं हो सकती। विल जो भी होगी 1/3 की हद तक जो रिश्तेदार नहीं है उसके हक में हो सकती है। इसकी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ये कहें कि वो अपनी ज़िंदगी में कह जाता है कि आधा हिस्सा एक बेटे को दे दें, आधा हिस्सा एक बेटी को दे दें, हाँ। बेटी को डबल दे रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात है, तो वो भी काबिल कबूल नहीं। काबिल कबूल है? नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, काबिल कबूल नहीं है। नहीं, अपनी चॉइस, ये जो विरासत है ये चॉइस नहीं है, ये अल्लाह पाक ने ना एक हिस्सा रखा हुआ है। बेवा है उसका 1/8 हिस्सा है, और अगर 2 बेवाएं तो उसी 1/8 के 2 हिस्से होंगे, मतलब मीनिंग देयर बाई कि 1/8 में 2 बेवाएं होंगी, और जो बाकी एसेट बच जाते हैं, अगर बेटा और बेटी हैं तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा और बेटे के 2 हिस्से मिलेंगे। अगर अपनी ज़िंदगी में ये हिस्से नहीं बांटे गए किसी की, तो उसकी वफ़ात के बाद एज पर लॉ ऑटोमेटिकली हिस्से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? जिस दिन वो फोत होगा, आंख बंद होगी, उसी दिन से वो विरासत में बामुताबिक इस्लाम और कानून वो अगले जो वारसान है हकदार बन जाएंगे। जो अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी जायदाद का इतना हिस्सा जो है वो डोनेट कर रहे हैं, किसी कहीं पर हम दे रहे हैं, और बाकी का जो हिस्सा बच जाता है वो औलाद में एज पर लॉ जो हमारा कानून कहता है, हमारा दीन कहता है, उसके लिहाज से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो तो इट्स योर राइट, इट्स योर चॉइस, आपकी विल के हिसाब से जो चीज़ है वो आपका हक है, वो दीन के लिहाज से भी आपका हक है, वो हमारे ज़ाहिर है पाकिस्तान का कानून उसके लिहाज से भी हक है लोगों का। लेकिन जस्ट इन केस अगर लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, हमारी कोई भी ऐसी खातून हमें इस वक्त देख रही है जो सर्टन सिचुएशन से गुजरी है, तो वी रियली वांट कि कोई अगर केस आपके पास हो, आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ कि इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं एंड आप ऐसे डील करके आपने वो चीज़ें केसेस सॉर्ट आउट किए। मैडम इस तरीके से कहा था, खातून ने आई, उसने कहा कि इस तरह वालिद साहब फोत हुए थे, तो जो वरासतनामा या सूट फॉर डिक्लेरेशन उन्होंने फ़ाइल किया था वो डिग्री करा लिया भाइयों ने, और मेरा नाम ही डिप्राइव कर दिया, मेरा नाम उसमें शामिल नहीं किया। अच्छा। हमने उसका कैंसिलेशन मूव की, और आखिर उसको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग के लिटिगेशन के बाद, वैसे तो उन भाइयों को समझ आ गई थी कि हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे उसको हक मिल गया था, और इसमें वो काफ़ी सारे ज़्यादा पैसे थे,
मिलियंस ऑफ रुपीज़ की वो प्रॉपर्टी थी और उसमें उसको अच्छा शेयर जो उसका बनता था वो मिल गया। अच्छा, तो मतलब ऐसे केसेस थ्रू आउट होते रहते हैं एंड देन अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, जब मैंने देखा है ओवरऑल जो अभी खुली पंचायत और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर औलाद आती है लेट्स सपोज पुलिस के पास या राब्ता करती है कि मुझे मेरे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है घर में, मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही है, तो अक्सर छुटला दिया जाता है। स्पेशली मैं मर्दों के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो अक्सर कहा जाता है कि नहीं, पेरेंट्स की शिकायत लेके आ गए हो, पेरेंट्स की शिकायत क्यों लेके आ रहे हैं एंड ऑल दैट। तो इस हवाले से कानून हमारा कितना कॉपरेट करता है कि जिस तरह आपने ही बताया कि नहीं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि फ़लाने बेटे को ज़्यादा दे दिया और फ़लाने बेटे को कम दे दिया या बेटी को नहीं दिया उस हवाले से। सो क्योंकि हम एक मैं एक्सेप्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्या इस तरह के भी केसेस आते हैं एंड कैसे इनको डील किया जाता है? देखें, पंचायत का फैसला, ये कोई किसी की ज़बरदस्ती, कोई दबाव, किसी वालिद का कहना या किसी दादा अबू का कह देना, वो जो है किसी कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ओके। मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो इस तरह की जाएगी पंचायत में, कोई ज़बरदस्ती कराई जाए, वो कैंसिल हो सकती है। ओके। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ख्वातीन में अवेयरनेस लेवल इनहेरिटेंस की बिल्कुल नहीं है। वो हर घर की ये कहानी है कि वो अपने भाइयों के हक में सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने की वाहिद वजह ये है कि भाई के खिलाफ लिटिगेशन कौन करेगा। ओके। वालदा कहती हैं ये सारी उम्र आपकी शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा, हाँ। तो भाई रख लो, पैसों के क्या करना है। तो इस तरह नहीं, ये जो सही नहीं इमोशनल है। ब्लैकमेलिंग की मैं बात या कर रही थी। बिल्कुल वही बात है। हाँ। लेकिन ये अमीर हो या गरीब हो, तमाम के लिए कानून बराबर है। उस कानून में अल्लाह पाक ने भी फरमा दिया है, कुरान पाक में सूरह निसा में लिखा है इतना हिस्सा मिलना है तो मिलना है। उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। कोई पंचायत, कोई फैसला, इवन अदालती फैसला भी नहीं डिप्राइव कर सकता। ये तो बहुत छोटी चीज़ है पंचायत, तो कोई अदालती फैसला भी जो किसी लीगल हायर को डिप्राइव करे, किसी लीगल हायर को, ये ख्वातीन लाजमी नहीं है, कोई मर्द भी हो सकते हैं इसमें। सही। तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं Possible. है। बट आपने जो बात की राहिल साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट भी है लोगों को बताना कि देखिए हमारा दीन इस एक चीज़ की इजाज़त देता है, एट द सेम टाइम ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो भी उसी पर्सपेक्टिव से है, उसी लिहाज से उसको भी बनाया गया है। हम जो घरों के अंदर देख रहे होते हैं अक्सर के डिस्कशंस नहीं होती, और अगर तो एक खातून अपने राइट की बात कर रही होती है कि विरासत में मेरा, पहले तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रही ऑब्वियसली, जहाँ पर देते हैं वेल एंड गुड, देना भी चाहिए एज़ पर लॉ, बट एट द सेम टाइम अक्सर हम देख रहे होते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ख़वातीन के साथ, उनको सप्रेस किया जा रहा होता है इस हवाले से कि भाइयों का हिस्सा लेंगी, अच्छा हमने पढ़ा लिखा दिया, इसके अलावा हमने तो जहेज़ दे दिया, एक तो बेटी का वो हक है और जहेज़ तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पे, और ये तो सोशल प्रेशर जो हमारे ऊपर है, हम तो इस हवाले से जहेज़ दे रहे होते हैं, ये तो ना हमारे दीन में कहीं है ना हमारे लॉ में कहीं है, ये तो बस दे रहे हैं आप एक तरह से उसको। और खैर इसको तो हम हाईली डिस्करेज करते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमेशा डिस्करेज करते हैं जहेज़ को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके से राइट्स दे दिए गए हैं इनहेरिटेंस में एक खातून को, वो राइट देना जो है वो आप पर फ़र्ज़ है नो मैटर व्हाट, और ऐसे में काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सोशल मीडिया पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम ख़वातीन को तो एम्पावर कर रहे हैं कि वो आगे जाएं अपने राइट, लेकिन उस हवाले से हमारे कवानीन मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से राहिल साहब ने ऑलरेडी बताया कि केसेस आते हैं, उन केसेस को सॉर्ट आउट किया जाता है हर हवाले से अगर देखा जाए, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बड़ों के माइंडसेट को चेंज किया जाए। और ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगी कि जी घर के मर्द हिस्सा नहीं दे रहे होते, हमने अक्सर देखा है कि घर में जो सीनियर खातून कोई अगर मौजूद है तो वो भी मना कर रही होती हैं, ये प्रेशर भी एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ इस प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे कि ये सिर्फ मर्द नहीं दे रहे होते हिस्सा, हाँ ऑब्वियसली ये तो एक मेन चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट ख़वातीन भी अक्सर मना कर रही होती हैं कि नहीं ले राइट, तो ऑब्वियसली उस हवाले से कवानीन हमारे बहुत क्लियर हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब ख़वातीन आगे बढ़ें,
बात करें, डिस्कशंस हो, माइंडसेट चेंज हो, ताकि लड़ाई झगड़े या अदालतों के चक्कर लगाए बगैर घर के अंदर जो है मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। राहिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आखिर में अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को इस हवाले से, कवानीन के पर्सपेक्टिव से, विरासत में हक़ के लिहाज से। पहली बात तो ये जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से किस तरह से इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करते रहा करें, लोगों को अवेयरनेस आए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को है, और वरासत जो है वो कोई एहसान नहीं है, वो कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए ख़वातीन को डॉक्यूमेंटेशन FRC में अपना नाम लिखवाएं ज़रूर, बे फॉर्म में इंक्लूड हों। अगर कोई फोत हुआ है उसके डेथ सर्टिफिकेट हो, प्रॉपर्टी का उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि प्रॉपर्टी कहाँ थी, वालिद की, दादा की है, जिसकी भी वरासत खुल रही है। और अपने अपडेट रखें अपने आप को, कभी भी अपने आप को ब्लैकमेल ना होने दें कि कोई भी वट एवर जो भी है, ठीक है, अपनी खुशी से अगर बाद में कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, कोई स्पेशल हो सकता है, बट इसके अलावा उनको उतना हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। तो वंस अगेन, खुशी से अगर कोई करना चाहता है खुशी से करना चाहता है, खुशी बनवाई ना जाए या इमोशनली उस चीज़ को मत केटर किया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज़ पर लॉ जिस तरीके से हमारे कवानीन कहते हैं उस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन बेहतर यही होता है कि चार दीवारी में बहुत अच्छे तरीके से ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहे और आपको लगता है कि आपको अदालत को रुजू करना चाहिए, तो ये आपका लीगल राइट है। बहुत शुक्रिया राहिल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पैनाडोल, सेंसोडाइन, यूफोन 4G। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन।
तेजी से आराम पहुंचाए। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब बाजी आप इनसे पूछ ले। मतलब इट्स गुड ब्रो। इज गुड ब्रो मतलब ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। PDCL लाया आप सबके लिए बच्चों की कहानी उनकी जुबानी। जैसे स्कूल से आओ ट्यूशन, भारी बस्ता फिर उठाओ ट्यूशन, सांस तो लेने दो, पानी तो पीने दो, खाना तो खाने दो नहीं ट्यूशन। तालीम के नाम पर बच्चों पे बोझ न बढ़ाएं, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ की। मैं हीरो, हमने अक्सर जो है ना वो डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट की हुई होती है। जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे हीरोज़ हैं वो है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं और किसी मुआवजे के बगैर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पर जिस तरह आज ओपनिंग में भी हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है, जब भी कोई सानेहा होता है ऐसा, पंजाब की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन का, उनकी सारी टीम का, NDMA के जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनका। यहाँ पे आज फ़लस्तीन में जो हमारे वहाँ पे नहत्ते मुसलमान जो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उस सिलसिले में एक 100 टन जो एक इमदादी सामान है जिसमें मोस्टली खैमे हैं, 5000 के करीब इसमें खैमे हैं, ये आज जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल खिदमत फाउंडेशन और इनकी तमाम जो तंजीम है उसके तावन से अभी तक जो एयरलिफ्ट हुआ है वो 2700 के करीब 2700 टन माल जो है ना वो एयरलिफ्ट हो चुका है। तो इस पे जितना भी इनको खराज तहसीन पेश किया जाए कम है।
और बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में उनको हमने अकेले नहीं छोड़ा और पूरे उनकी मावनत जारी सारी है। इस कार खैर में हिस्सा डालने के लिए NDMA के जो ऑफिसर्स हैं उनका और ये जितनी तंजीमें हैं इन सब का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारी ये 34th कंसाइनमेंट है जो जा रही है और इसमें 100 टन के करीब खैमे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंसाइनमेंट इंशाल्लाह 12 तारीख को जाएगी और उसमें भी ये खसूसी तौर पर ख़वातीन के ज़रूरत की अशिया को बड़े पैमाने पर और खाने की अशिया जो है उसको हम भेजेंगे। तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ NDMA के काम का, पंजाब गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का, कि जिन्होंने इस सारे काम में हमारे साथ खसूसी तावन किया और NDMA इस सामान को भेजने में हमारे साथ जो तावन करते हैं उसके नतीजे में ये कंसाइनमेंट्स बराह रास्त जहाँ से चली जाती हैं और उस वहाँ की जो इजिप्शियन क्रीसेंट है, रेड क्रीसेंट है, उसके पास जाती है और उसके 2-3 दिन बाद ही वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी भी खुसूसी हमारे साथ तावन करती हैं। वो ये सारा सामान वसूल करके 2-3 दिन के अंदर गज़ा के लिए भेज दिया जाता है। लाहौर में सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज लाहौर से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए 100 टन खैमों पर मुश्तमिल खुसूसी परवाज़ रवाना होगी। हुकूमत पाकिस्तान गज़ा के साथ यकजहती और हिमायत जारी रखते हुए NDMA के ज़ेरे इंतज़ाम इमदादी खेप रवाना कर रही है। याद रहे कि पाकिस्तान गज़ा के लिए 2700 टन पर मुश्तमिल 28 इमदादी खेपें रवाना कर चुका है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। ऑब्वियसली रश था और उस वक्त वो जो कैजुअलिटीज़ थी या जो लोग जिनकी अमवात हुई थी उनको लाया जा रहा था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अब एक चैलेंज ये था कि जो लोग वहाँ पे हैं सबसे पहले उनको काम डाउन करना, उनको थोड़ा सा अलाइन कर लेना कि किस डोनर की पहले ज़रूरत है, कौन सा डोनर बाद में ब्लीड हो जाए, बिकॉज़ ये एक लंबा प्रोसेस है। आपने उसका हिस्ट्री फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उनका HB होना है, उनका ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड होना है, फिर 20 से 25 मिनट ब्लड डोनेशन में लगने हैं। सो वी नीडेड टू टाइम इट वेल कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो फॉर एग्जांपल B पॉजिटिव के ज़्यादा आ रहे हैं तो पहले B पॉजिटिव जाए। उसके लिए हमें बहुत अच्छी अलाइनमेंट चाहिए थी हीमाटोलॉजी की जो हेड हैं PIMS में या जो ब्लड बैंक का स्टाफ है। सो वो हमसे लाइजॉन आए, वो हमें अंदर से बताते थे कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों को लाइन करके और सीक्वेंस वाइज उनको ब्लीड कराते गए। ओके, क्या जज्बा आपने देखा ओवरऑल? जिस तरह हम बात करते हैं ना कि आगे बढ़ती है हमारी कौम, जब भी ऐसा कोई सानहा होता है या पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो इंसानियत के नाते लोग आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं। ओवरऑल कितने लोग आपने देखे जो वहाँ पर मौजूद थे एंड आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि अक्सर जैसा मैंने शुरू में बात की कि अक्सर लोग वापस चले जाते हैं कि ऑलरेडी इतने लोग मौजूद हैं तो हमारी क्या ज़रूरत है। इसको आप किस तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया? अच्छा, सबसे पहले जब हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश था, कैजुअलिटीज़ आ रही थी, उनको देख के भी बंदे का अजीब सा तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो हम गए सीधा ब्लड बैंक की तरफ हम गए, काफ़ी ज़्यादा रश था तो लोग ये कोशिश कर रहे थे। अब एक बंदा डोनेट करने आया था, उसके साथ 3-4 एक्स्ट्रा भी आए थे। वही बात, वो लोग तमाशा भी देखने आते हैं करने के लिए। तो उनको हमने इस तरह मैनेज किया कि ओबियसली हॉस्पिटल के साथ जितनी भी अपनी अमले की तादाद ज़्यादा हो लेकिन ऐसी सूरत में कम पड़ी जाती है। तो उनसे हमने फॉर्म लिए थे PIMS वालों से कि आप हमें फॉर्म दे दें, फॉर्म हम फिल कर देंगे, उनके ब्लड ग्रुपिंग वगैरह आप लोग कर ले। उसके बाद हमने लाइन बना के सिर्फ उन बंदों को अंदर लेके गए हैं जिनसे हमने ब्लड लेना था। लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। उससे नेक्स्ट डे भी हमारे पास अब सरगोदा, साहिवाल, मियावाली से लोग स्पेशली सिर्फ इसी चीज़ के लिए ब्लड डोनेट करने आए थे। तो लोगों में जज्बा बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला ये था कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अंदर जो थी जगह कम थी, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे थे और हर किसी का जज्बा था कि मैंने लाजमी आज ही ब्लड डोनेट करना है। तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने अलग से उनकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि आज हमारे पास जो ग्रुप अवेलेबल हैं ऑलरेडी वो आज हम नहीं ले रहे, वो कल जब विक्टिम्स के जो ऑपरेशन होंगे तब हम आपको बुलाएंगे। तो वो लिस्ट हमने बनाई।
उसके अगले दिन फिर हमने सबको बाकायदा कॉल करके ना एक एक करके बुला के ना ऑर्गेनाइज तरीके से उनको भी डोनेट करवा दिया था वहाँ पे। ओके अच्छा ऐसे में जाहिर है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी होती है कि उस टाइम लोगों को काम डाउन करना, बिल्कुल बिकॉज़ आप लोगों का कि अपने जाहिर सी बात है एक ऐसे विजुअल्स देखना, एक ऐसी अपने सामने एक सिचुएशन देखना जिसमें अपने असाब पे काबू पाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप लोग अपनी टीम्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं इस हवाले से कि उस दौरान उन्होंने अपने असाब पे काबू रखना है एंड देन वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनको काम डाउन करना है, पूरी सिचुएशन को डील करना है। जिस तरह से आप लोगों के 10,000 प्लस वॉलंटियर्स इस वक्त हैं मौजूद, कैसे आप लोग ट्रेनिंग्स देते हैं उनको, ट्रेन कैसे करते हैं? अच्छा, बेसिकली हमारी टीम्स डिवाइडेड हैं डिफरेंट डोमेन्स में। सो वी हैव द ब्लड हीरोज कोड ब्लू टीम। कोड ब्लू टीम होती है जिसने इमरजेंसी रिस्पांस पे जाना होता है और ये हमारे हर प्रोविंस की, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग है। सही। सो जब हमारे कोड ब्लू में एक मैसेज किया, हमें ये पता था कि फेडरल टीम नीड्स टू रिस्पॉन्स। उस सारी फेडरल टीम की या जितने भी कोड ब्लू के लोग हैं उनकी साल भर में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड कैसे देनी है, बेसिक BLS कैसे करना है, या लीडरशिप कैसे है, आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। सो ड्यूरिंग द एंटायर ईयर हमारी ये सारी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सानिया होगा उस वक्त हम देखेंगे क्या करना था और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो वी आर ऑलवेज रेडी, वी जस्ट नीड कि हमारे ग्रुप में एक मैसेज आना है एंड देन द टीम जो उस इलाके की होगी उसे पता है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, और थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से टीम्स आप लोगों ने डिवाइड की हुई हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट्स कितने किस किस में आप लोगों ने कितनी टीम्स आप लोगों ने अलाइन की हुई हैं एंड काम किस तरीके से आप लोग करते हैं? बिकॉज ट्रेनिंग्स तो ऑब्वियसली मैंडेटरी हैं कि आप लोगों ने लीडरशिप रखी है अपनी, लोगों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं? बिकॉज वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट ठीक है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट स्टिल यंगस्टर्स को आगे लाना कि वो कम्प्लीटली जो है वो एक तरह से वक्फ कर दें अपना टाइम, सो ये भी एक बड़ी स्किल्स है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? असल में कराची से लेके गिलगित तक पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम्स बनी हुई है। उसमें हम फिर डिस्ट्रिक्ट टीम्स भी बनाते हैं, जैसे अब इस्लामाबाद की टीम है, फिर अगर आप लाहौर को ले लें उसमें डिफरेंट टीम्स है। फिर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो तालीमी इदारे हैं, उसमें जो यंग एनर्जेटिक नौजवान है, मेल फीमेल, उन दोनों को हम ऑन बोर्ड लेते हैं। ठीक है, तो ये इन सब लोगों को हमने फिर डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें ऑर्गेनाइजिंग टीम आ जाती है, उसमें अवेयरनेस टीम है, उसके बाद ऑन ग्राउंड जो जाके एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम पब्लिक में जाके एक्टिविटीज़ करवाते हैं, रोड साइड पे कैंप लगा के लोगों से हम ब्लड मांगते हैं। उसमें ज़्यादातर हम लोग थैलेसीमिया के लिए भी ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करते हैं। और जो इमरजेंसी केसेस हमारे आते हैं, जैसे कि 2020 में हमने ये काम शुरू किया था, अब तक 2000 दिन हमें मुकम्मल हो चुके हैं और उसमें हमने 42,000 प्लस केसेस हमने क्लोज करवाए। ओवरऑल करवाएं। तो ये वो सारे वो केसेस हैं। अब ऑब्वियसली अब किसी के सर में दर्द होगा, वो खून लगाने तो नहीं जाएगा ना। खून वो बंदा लगाने जाता है जो बिल्कुल मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपको लगता है कि उसकी बचने की सूरत नहीं होती। तो ये 42,000 जो हमने लाइव्स बचाई है, हाँ ये होता है कि इसके अलावा भी अगर कोई सर्जरी रिकमेंडेड है वो पहले, लेकिन चले वो आपके पास इनफ टाइम है कि आप उसको अरेंज कर सकते हैं किसी तरह से। बिल्कुल। लेकिन ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि हमारे पास बिल्कुल 1 घंटा है या 2 घंटे है कि उस 1-2 घंटे में हमने अरेंज करके देना है। तो उसका हम ये करते हैं कि अपने टीम में से हमने जो मेंबर होते हैं, ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव की, वो बहुत ज़्यादा रेयर ब्लड है जो भी नेगेटिव हो, तो अपने टीम में से हमने लोग रखे हुए हैं इमरजेंसी पे कि जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने टीम में से किसी बंदे को भेज देते हैं। या 3 महीने पहले किसी बंदे ने डोनेट किया था तो उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हमारे अपने रिकॉर्ड हेड है, उसके पास नाम, उसका नंबर और उसकी डेट मौजूद है कि उसने 3 महीने पहले उसने ब्लड डोनेट किया था, उसकी टाइमिंग पूरी है, तो उसको हम कॉल करके रिक्वेस्ट करके ना इमरजेंसी में फिर बुला लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा लोग कांटेक्ट किस तरह से आप लोगों को करते हैं? क्या हॉस्पिटल्स के साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन में होते हैं, अलाइंड होते हैं? कैसे लोगों को पता लगता है कि आप लोगों के पास आ सकते हैं वो ऐसी सिचुएशन में? अच्छा, वैसे हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ से लोग हमें रीच आउट करते हैं। इनिशियली टू स्टार्ट विद ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अलॉन्ग टाइम जब आप एक काम करते जाते हैं, हमारे MOUs हैं थैलेसीमिया सेंटर्स के साथ, हमारे MOUs हैं ऑल मेजर हॉस्पिटल्स के साथ पूरे पाकिस्तान में। सो मोस्टली हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स नो कि दे नीड टू कॉन्टैक्ट अस। जो आम लोग हैं उसमें यह है कि अभी हमारे क्योंकि वॉलंटियर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और थोड़ी सी हमारी PR आप कह लें बन गई है, सो पीपल नो कहीं ना कहीं से कोई किसी का जानने वाला निकलता है और वो टीम मेट को ही कह रहे होते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार का केस है, प्लीज़ आप अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दें। सो दिस इज़ हाउ केसेस स्टार्ट पोरिंग इन। ओके, थोड़ा सा
प्रोसेस भी बताइएगा इस हवाले से, क्योंकि जज्बे में अक्सर लोग आ जाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ कंडीशन भी बाज़-औक़ात इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो चाहे एक खून की बोतल भी दे सकें। तो थोड़ा सा बताइएगा कि इनिशियली आप लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं कि ये डोनर फिट है इस वक्त डोनेट करने के लिए ब्लड? तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि जब बंदा हमारे पास आता है हम उसका वेट करवाते हैं। 50 से ऊपर अगर उसका वज़न हो, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। फिर उसका HB लेवल चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल। सही। वो अगर 12.5 से ऊपर होता है तो फिर हम उसको फिट समझते हैं ब्लड लेने के लिए। वो अगर उससे नीचे हो तो उसी टाइम हमारे पास डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होती है। वो फिर उसको गाइड करती है कि भाई आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम है, किस वजह से कम है और उसको आप किस तरह बढ़ा सकते हैं। और ये खवातीन और मर्द दोनों का 12.5 या मर्दों का अलग क्राइटेरिया? मर्दों का 13 एंड फॉर फीमेल्स 12.5। ओके। तो वो सब चेक कराने के बाद डॉक्टर्स की टीम हमारे पास होती है। वो मुकम्मल तसल्ली करती है वेट, हीमोग्लोबिन लेवल और उसके बाद ब्लड ग्रुप, फिर मैचिंग वगैरह करवाने के बाद ही फिर हम उससे ब्लड लेते हैं। लोग यही समझते हैं ना कि आपने एक बंदे से ब्लड लेके सीधे साथ ही दूसरे बंदे को लगा दिया, इस तरह तो होता नहीं है। Exactly. वो मुझे एक मूवी का सीन याद आया लेकिन वो मूवी का नाम याद नहीं है। वो इमरजेंसी हो जाती है, दोनों साथ बैठे बस एक से दूसरे को सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं। बीच में बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने मुझसे लिया उसी टाइम ही दूसरे बंदे को लगा दे। बीच में हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट करने होते हैं जिसमें HIV के आ जाते हैं और भी काफ़ी टेस्ट आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें फिर जो बंदा डोनेट कर रहा है उसको भी फ़ायदा मिल जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। और जो टेस्ट अक्सर हम नहीं करवा रहे होते वो टेस्ट आपकी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाती है। और थैलेसीमिया उसमें हो जाता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि थैलेसीमिया अब उसका कोई इलाज तो है नहीं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शादी से पहले मियाँ बीवी निकाह से पहले अपना थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाएं कि आगे कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको थैलेसीमिया हो। कि अक्सर होता है कि मेजर तो चले पता होता है, माइनर का पता नहीं होता। माइनर तो काफ़ी चांसेस होते हैं ओवरऑल के। तो वो इसी तरह ही बचाया जा सकता है कि अगर निकाह से पहले लाजमी टेस्ट करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छी बात होती है। टेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी है। थोड़ा सा बताइएगा कि एक खून की बोतल, क्या ये अवेयरनेस लोगों में अब आई है कि वो कितनी जानें बचा सकती है? 3 जानें बचा सकती है। सो क्या लोगों के अंदर क्योंकि आप लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को ना, तो क्या इस तरह की अवेयरनेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, बिकॉज देखिए ये भी एक जज्बा है कि मुझे पता हो कि मेरी एक खून की बोतल 3 जानें बचा सकती है किसी भी इमरजेंसी में, तो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये बोथ वेज है। अवेयरनेस ज़्यादा होने से थोड़ा सा हमें, जब स्टार्ट में बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी और हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो हमें फ़ील हुआ कि अवेयरनेस देने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेटली बीच में कुछ ऐसा भी अब फेज़ आया हुआ है कि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, उन्हें पता है कि एक पिंट जो है वो 3 मंथ्स में दी जा सकती है या WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक 60 डेज़ में। सो आप अगर किसी रैंडमली किसी के पास जाएं और उनसे कहें जी ब्लड डोनेट कर दें, तो अवेयरनेस का एक डाउन साइड ये आया है कि अब नाउ दे हैव द वेरी गुड एक्सक्यूज़ कि हमने तो परसों ब्लड डोनेट किया। ओके। सो वो बात ठीक है कि अब लोगों को ये पता है। वहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे अभी ब्लास्ट की सिचुएशन में बहुत सारे हमें ऐसे डोनर्स मिले जिन्होंने ऑलरेडी वाकई ही ब्लड डोनेट किया हुआ था पिछले महीने या कुछ थोड़े दिन पहले, एंड दे वांटेड टू डोनेट अगेन। अच्छा। बिकॉज वो एक जज्बा और था। लेकिन देन दिस गोज बोथ वेज। जहाँ वो ये कहा है कि एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत बचाई, वो वाले लोग भी हैं जो मोटिवेट हो रहे हैं, एंड देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ पीपल, अब उनको ये भी पता है कि कौन सी बीमारी है तो हमने ब्लड नहीं देना, तो अब आप डोनर्स के पास जाते हो, कहते हैं जी हमें ये फलानी बीमारी हम डोनेट नहीं कर सकते, सही, या हमने फलानी दवाई खाई हुई हम डोनेट नहीं कर सकते। सो दिस इज गोइंग बोथ वेज। और ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि आपने कितने मंथ्स तक नहीं देना होता दोबारा ब्लड, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप लोग पहले वेरीफाई करते हैं कि कितना टाइम पहले ब्लड दिया था? हाँ जी, बेसिकली एक बहुत बड़ी सी हिस्ट्री शीट होती है। हर डोनर की ब्लड लेने से पहले एक हिस्ट्री शीट में उनकी कोई मेडिसिन हिस्ट्री, कोई उनकी अगर डिजीज़, उन्हें फीवर हुआ हो, वेट लॉस हो रहा हो, सुबह नाश्ता किया है नहीं किया, लास्ट टाइम ब्लड डोनेशन की क्या डेट थी, एज क्या है, ये सारी चीज़ें पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। ओके। और देखिए पूरी स्क्रीनिंग है, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जी मूवी में ये दिखा रहा होता है, जिस तरह अभी बता भी रहे थे आप कि जी ऐसे चीज़ ऐसे नहीं होता। एक तो ये कि आपकी अपनी स्क्रीनिंग हो जाती है, दूसरा ये कि ऑब्वियसली जाने आप किस तरीके से बचा रहे होते हैं, ये जज्बा भी होता है। आखिर में ज़रूर बताइएगा, ख़वातीन भी क्या अब आगे बढ़ रही हैं? बिकॉज हम डराया जाता है ना हमेशा जी लड़कियों ब्लड मत दो, लेकिन ब्लड देना तो हमारी अपनी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, वो मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। सो क्या अब हमारी ख़वातीन को भी मोटिवेट किया जा रहा है, वो भी आगे बढ़ रही हैं?
अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक मिथ ये होती है कि क्योंकि फ़ीमेल्स में ब्लड की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो कम हैं या उनके मंथली लॉसेस होते हैं तो शायद वो खून का अतिया नहीं कर सकती। बात ये है कि जो अपरेटस जो सेटअप अल्लाह ने एक मर्द की बॉडी में बनाया है ब्लड फॉर्मेशन का, वही सेम अपरेटस एक खातून की बॉडी में भी है। एंड वो जो मंथली लॉसेस को केटर करने की बात है, फीमेल बॉडी सर्वाइव्स जनरली थ्राइव्स वेल ऑन लोअर एचबी, विच इज़ वाई द नॉर्मल रेंज इज़ 12.5 एंड मेल्स का 13 है। सो ये एक मिथ है और आई थिंक इन दोनों को आपस में एसोसिएट नहीं करना चाहिए। दी ब्लड हीरोज़ की टीम की बात करूं तो हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं सारी रेगुलर डोनर्स हैं, तो हमें अभी तक तो कमज़ोरी नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, बट ग्रेजुअली टाइम के साथ फीमेल डोनेशन का काफ़ी ट्रेंड अब आ रहा है। एंड नाउ पीपल नो, लड़कियां बहुत, अभी जब ब्लास्ट की सिचुएशन हुई तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स इवन इन देयर 40s दे वर शोइंग अप कि उन्होंने ब्लड डोनेट करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एट द सेम टाइम ये जो मिथ्स से इनको भी हमें ज़रा काउंटर करने की ज़रूरत है, इनको केटर करें कि भाई नहीं, आपकी बॉडी नहीं भूलती। हम अक्सर डॉक्टर्स को बुलाते हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स अवेयरनेस देते हैं, डॉक्टर्स मेडिकल रीजंस आपके सामने रखते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, आपकी बॉडी नहीं भूलती, आपको मोटापा नहीं होता। बट ऑब्वियसली अगर आपको ऑलरेडी हेल्थ कंडीशंस हैं और आप डॉक्टर को नहीं इन्फॉर्म करते, किसी ऐसी जगह पर जाके आप ब्लड डोनेट करते हैं जहाँ पर स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है और आपकी हेल्थ को मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता, देन ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इदारे के पास जाते हैं जहाँ पर आपकी सेहत को सबसे पहले रखा जा रहा होता है, उस स्क्रीनिंग के बाद जो है वो ब्लड लिया जाता है, तो देन ऑब्वियसली आपको ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती है। और इसी तरीके से मैं यही कहूँगी कि जज्बा भी इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेहत भी इम्पॉर्टेंट है, द सेम टाइम मिथ्स को हम सब ने मिल के ब्रेक करना है। आपकी अपनी हेल्थ के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है कि हम ओवरऑल ब्लड डोनेट करें। एंड देन अगेन आपकी टीम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमेशा हम देखते हैं हमारे शो पे भी अक्सर आपकी टीम के डिफरेंट लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आता है तो ब्लड हीरोज़ की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है बात करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। एंड वी रियली होप कि ये जो 10,000 हैं, ये 10 लाख, इससे भी कहीं आगे ये नंबर जो है वो बढ़ता जाए और आई एम श्योर कि ये आगे बढ़ेगा भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है। मेरे
बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिपे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये क्या है जानने की पूरी कोशिश करेंगे, किस तरह से एआई के दौर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से इसने डिजिटल जो करेंसी है और डेटा सिक्योरिटी उसकी ट्रांसपेरेंसी में अपना किरदार अदा किया है, किस तरीके से आगे टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन ये लेकर आया है और कैसे सबको इसके साथ अब कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बट देन अगेन अवेयरनेस हमें अभी तक नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे और नहीं करेंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि हम फेस कर सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि टेक एक्सपर्ट है, एट द सेम टाइम ज़रा एक इंटरेस्टिंग पहलू उनकी पर्सनैलिटी का हम रखने की कोशिश करते हैं आपके सामने। लास्ट 10 ईयर्स से वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलर हैं, बट कुछ ऐसी जगहों पे वो गए हैं जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखे गए हैं, वहाँ पर ऐसी जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं पाकिस्तान की वो उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली वो उनका एक्सपीरियंस आज जो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और इसके अलावा 3 से 4 साल जो है एक्सट्रीम एडवेंचर्स में भी इनको हो गए हैं। पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है,
एंड देन पायलट भी हैं अभी इस वक्त जो है वो अपनी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो अभी ये डिफरेंट जो है इनकी पर्सनालिटी के जो एक एस्पेक्ट्स है वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे। लेकिन चलें सबसे पहले समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें उनकी एक्सपर्टीज़ किस तरीके से आज हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी सलमान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग। सो ब्लॉकचेन व्हेन इट कम्स टू रेवोल्यूशन we cannot just name blockchain as single entity. हमें एक पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत होती है उसके लिए। तो when we call it blockchain, we can as a singular entity say Web3. चूँकि हमारा दौर स्टार्ट हुआ था Web 0 से Web 1 and Web 2. Web 2.0 is where we are living as of now. कि सोशल मीडिया का दौर है, आपका सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है। इसके एक प्रोज एंड कॉन्स अंडरस्टैंड करके एक सिंगल पर्सन को, एक आम इंसान को समझ आ जाती है कि ब्लॉकचेन क्या है। डेटा सेंट्रलाइज क्या है, मैं चाहूंगी इस वक्त लेमन हमें देख रहे हैं जिनको नहीं पता इसके हवाले से, मैं कहूंगी आसान अल्फाज में अगर आप समझाने की कोशिश करें। सो बेसिकली जब आपका इंटरनेट बंद होता है या बिजली चले जाती है, ठीक है, तो सब लोग उससे महरूम रह जाते हैं। सब इंतज़ार करते हैं कि बिजली आएगी, उसके बाद हम अपने काम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जब आपका डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, एक सिंगल यूनिट के पास उसकी ऑथराइजेशन होती है उसको मैनेज करने की, उसको रिवॉक करने की, तो फिर a lot of people are depending on it. A huge population is depending on that particular entity. जैसे अगर आप Facebook, Instagram, YouTube, ये एक single entity है जिसका data set being managed by one particular organization. अगर वो organization चाहे तो वो control कर सकती है आपके data को. So this is what Web 2 where we are living as of now. इस Web 2 के ज़माने में आपका data पूरी तरह से controlled है. There is no privacy as we call upon, right? Or anybody can hijack the data, anybody can look into your data set information that we are supposed to keep private. Like clouds के ज़माने है ना, अभी iCloud है, Google Cloud है, उसमें जितना data store हो रहा है बस बाहसियत it is encrypted, but still the entity can achieve all the sources to gain the data. Right. तो ये जो हम अपनी हिस्ट्री क्लियर करते हैं, it's all a myth. This is just for our own sake. सही। All those histories are being stored in a database. You know, a database that is accessed by that organization anytime they wants to. So this is exactly how insecure we are at this moment. तो ये तो ऑनलाइन जिस तरह हम बताते हैं, जिस तरह मैं लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी की बात कर रही हूँ, That's all shared in public repo. हमारी तो अब क्योंकि एक तरह से एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिसके थ्रू हम देखें, हम तो हर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं ना कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट शुड आई डू नाउ एंड ऑल दैट। आप यकीन जाने वाकई ऐसा होता है कि आप उसको डिलीट कर देते हैं वहाँ से, लेकिन जब आप अगला सवाल करते हैं तो वो आपकी पिछली हिस्ट्री से लिंक करता है कि सिंस आपने पहले ये बात की थी। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जिसको सबको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो स्टोर है तो वो आपको पिछली उससे लिंक करके दे रहा है कि फलानी मेडिसिन आपने ली है या आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है तो अब आपको ऐसे पर्टिकुलर इस रूटीन को आपने फॉलो करना है। तो इसका मतलब यही है कि सारा डाटा स्टोर्ड है, आपने उसको डिलीट कर दिया बट वो मेमोराइज हो चुका है सिस्टम को। Absolutely, because ये large language models होते हैं, let's turn into AI. चूँकि artificial intelligence is also a part of Web3, like as blockchain, virtual reality and meta. You know, virtual reality when it comes to virtual world and stuff and digital currency, all of them is connected together to make Web3. तो AI के ज़माने में like large language models जो हैं, ChatGPT है, Gemini, they are basically learning from your user interaction. The way you are speaking to it, वो अपने उस डेटा को enhance कर रहा है। उसकी जो डिक्शनरी है वर्ड्स की या उसकी जो हिस्टोरियोग्राफी है उसको वो एक्सटेंड करता जा रहा है आपके डेटा सेट के ऊपर, आपके क्वेश्चनिंग के ऊपर वो रीजनिंग करता है। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग ट्रेन्ड एज वेल एज इनहांसिंग इट्स इंटेलिजेंस। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिट dangerous as well as a bit we have to be precautious in that part. Exactly. Blockchain का क्या role है? अच्छा, blockchain now it comes to the centralization and avoiding all the sharing of the data. तो blockchain में आपका data decentralized होता है. There is no centralization. There is no single entity who is managing your data. एक पूरी application है. For example, let's take an example of Facebook. तो Facebook is being managed by one person. Decentralization में क्या होता है कि आपका data एक सिंगल यूनिट के पास नहीं है, इट्स बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। सही। और उस सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड है। नो वन हैज़ द अथॉरिटी
to take access to your data because it's encrypted. वो एक ऐसी कह लें कि लैंग्वेज कोड में मैथमेटाइज हो जाता है जिसको एक्सेस करना ऑलमोस्ट तो इम्पॉसिबल है. उसमें वाकई ही इंक्रिप्टेड है जो कहा जा Absolutely, रहा होता है कि encrypted डाटा है. इंक्रिप्टेड है तो वो है, वो हाँ कोई जी. भी उसको नहीं एक्सेस कर सकता. एब्सोल्युटली नॉट. सही. एंड सेकंड उसमें ये खास बात है कि इसमें कंसेंसस मॉडल होता है कि अगर ब्लॉकचेन में फॉर एग्जांपल देयर इज 1 बिलियन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द डेटा, अगर उन 1 बिलियन कंप्यूटर्स के अंदर फॉर एग्जांपल जो डिसीजन मेकिंग नोड्स हैं, जो शेयर होल्डर्स जिसे हम कहते हैं टॉप मॉडल्स हैं, वो कोई 50,000 हैं. अगर 50,000 में से 25,000 लोग एग्री करेंगे कि इस डेटा सेट को इन होना चाहिए या इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें इस ग्रुप का पार्ट बनाना चाहिए कि हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, यूटिलाइज कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, तो उसके लिए 50% अथॉरिटी होना ज़रूरी है. इफ़ फॉर एग्जांपल there are like 51%, if 51% of the nodes or computers are not agreeing to make a decision, तो decision made नहीं होगा. इसमें ये नहीं है कि बस एलन मस्क या मार्क जकरबर्ग ने एक फैसला सुना दिया तो it's being shared and upon. सही. तो उसमें आपको मेजॉरिटी की अथॉरिटी रिक्वायर होती है. That's what blockchain is. तो ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ जाती है. इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है. एंड सेकेंड दिस इज़ ऑल्सो अ बेस फॉर डिजिटल करेंसी. हम बिटकॉइन, इथेरियम इन सबको बहुत टॉप मॉडल पे लेके चलते हैं कि दिस इज़ ऑल ऑफ इट, बट ब्लॉकचेन इज़ मोर देन दैट. इट्स अबाउट बिल्डिंग एप्लीकेशंस. आपकी एक छोटे से मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से लेकर आपके जो नासा के बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर ब्लॉकचेन यूटिलाइज हो रही है. एंड नाउ होपफुली इन नेक्स्ट 5 years it's going to change the future of the history itself. Like, and then again we are also experiencing quantum computers very soon. Once we have quantum computers, a merge of quantum and cryptographic blockchain, it's going to of course change the shape and history of the future in the way that we have never experienced before. तो ये अगले 5 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक रिवोल्यूशन है जो कि हम विटनेस करेंगे. वैसे मुझे लगता है हमारी जनरेशन है बहुत कुछ उसने विटनेस कर लिया. Absolutely, we have started from nothing to a complete, you know, touch phone and blockchains and Web3 and of बटन्स course वाले फोन से एंड देन देखें स्मार्टफोन एंड देन टेक्नोलॉजी एंड हमने तो एक तरह से एवोल्यूशन देखा है टेक्नोलॉजी का. It's like we have seen all the shades of technology in just one world. हाँ, तो ये अब देखें नेक्स्ट 5 years में जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली हमने एक तरह से ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, बट देन जेन जी क्योंकि वो तो है ही इस दौर में, एंड देन ऑब्वियसली जेन अल्फा वो तो पैदा ही टेक्नोलॉजी के दौर में हो रही है, एंड देन ऑब्वियसली उनके बड़े होते होते तक लेट्स सी कि कहाँ दुनिया चली जाती है. अभी करंटली ब्लॉकचेन का इस्तेमाल जिस तरह आपने बताया कि नासा आप बात करें या बड़ी बड़ी एंटिटीज़ की आप बात करें वहाँ तो इस्तेमाल हो रहा है. जनरली कितना आम होते आप इसको देख रहे हैं कि अभी अवेयरनेस आ गई है, इस्तेमाल किया जा रहा है इसको? अच्छा, when I started back like in 2019, उस टाइम पे it was just a myth. Nobody wants to believe कि blockchain जैसी कोई चीज़ exist करती है. I still remember one of the times when I was working with my business development team and I started exploring one of the blockchain projects. So now I'm going to tell you the difference in the market and the companies why they are adopting so quickly. एक आम सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हैं, let's say they are going to charge you $5,000 for developing that software or a website. अगर सेम सॉफ्टवेयर आप ब्लॉकचेन में बनाते हैं, it's going to cost you at least $20,000. So now there is a 3x in the cost, exponential rise in the salaries as well as, you know, payment gateways, because it's a unique technology. There are very less of the software developers, तो उनकी demand market में बहुत ज़्यादा है. So of course we should be focusing on emerging technologies rather than being stuck with the previous technologies that has been old for past 20 years now. तो इसकी still awareness required है. पाकिस्तान में still we have a lot of companies जिनको इसका idea भी नहीं है, and I hope इंशाल्लाह in next 2 or 3 years it's going to be we really hope कि जिस तरह से बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चीज़ें देखें, तो हमने जब अडाप्ट कर लिया तो हम इसको भी अडाप्ट करना शुरू कर दें. वक्त हमारे पास मुख्तसर है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके जो बाकी काम है ज़रा हम उनके हवाले से भी बात करें. ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं लास्ट 10 years से, कौन कौन सी अनएक्सप्लोर्ड जगह आपने एक्सप्लोर की हैं पाकिस्तान की? Yeah, well, there are a lot of them, I guess. स्कर्दू, हुंजा के अंदर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया. सो आई यूज्ड टू नॉट ओनली जस्ट गो फॉर अ रैंडम ट्रिप, इट वाज मोर लाइक अ हिच हाइक एंड यू नो अ प्रॉपर स्ट्रगल. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू जस्ट टेक वन ऑफ द बाइक्स ऑन अ रेंट और मे बी फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज एंड जस्ट गो अलोंग द रोड. इट्स नेवर डेस्टिन्ड कि मैंने कहाँ पर उतरना है जाके.
I was more keen and observant when it comes to the heights and the mountains. अच्छा. So at a very early age I did K2 base camp, which was one of its own achievements in my way. And then the curiosity, it lies upon okay, exactly what's on the top. Okay. Like whenever I went to a particular mountain, I always look upon to the height and to the peak and see what if I'm going to travel all along, climb on the top. उसके बाद क्या होगा? तो जब टॉप पे पहुंच जाते थे वो क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती थी कि दिस इज़ ऑल ऑफ इट. एज यू नो आपके पास चैलेंजेस आते हैं, इट गिव्स यू दैट कॉर्टेक्स दैट यू आर लुकिंग एट. तो इट्स नेवर अबाउट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, इट्स ऑल अबाउट हर एक जगह की खूबसूरती होती है. जैसे जैसे आप एक चैलेंज फेस करके उस अचीवमेंट को हासिल करते हो ना, उसके बाद नया चैलेंज आपके पास होना चाहिए. एग्जैक्टली. दिस इज हाउ अ क्यूरियस माइंड वर्क्स. सो क्यूरियोसिटी के तहत आपने बहुत सारी जगह 10 इयर्स तक आपने ट्रेवल किया एंड देन ऑब्वियसली. अच्छा, ऐसे लोग जब हम बात करते हैं ना कि वो क्यूरियस होते हैं, वो जा रहे होते हैं, तो एक बेचैनी होती है उनके अंदर. बेचैनी होती है बिल्कुल. तो क्या अब सुकून आया, पीस मिला आपको ओवरऑल, या अभी भी क्यूरियोसिटी है कि नहीं, इससे आगे क्या है? अच्छा, when you become a wanderer full time, हाँ. when you explore the world in your own lens, तो फिर आपके अंदर बेचैनी हमेशा रह जाती है, वो बेसुकूनी रहती है. तो वो आपने फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स के थ्रू खत्म करने की कोशिश की? तो जब पहाड़ के टॉप पे पहुंचकर देखा कि अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, हाँ. so I decided either we can ski back downstairs, like down climb, or maybe I can just fly. So I never knew how to fly. तो I started working on this paragliding stuff, skydiving stuff, कि अगर पहाड़ से छलांग लगाई जाए तो फिर हम दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे. तो there are a lot of ways of कौन-कौन से पहाड़ों से छलांग लगाई है? Almost every one of them in Pakistan, internationals as well. Okay. And not only just jumping from the mountain. दुरुस्त, हर वक्त, बार बार.